अलाउद्दीन खिलजी की जो मिलिट्री कैंपेन थी हम उसके बारे में बात करते हैं आगे बढ़ के। और देखो, अलाउद्दीन खिलजी ने नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया दोनों जगहों में लार्ज एरियाज में कैंपेन किया था। क्या किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया के लार्ज एरियाज में कैंपेन कंडक्ट किए थे। ठीक है, तो होता क्या है कि सेवरल सिटीज को अटैक और प्लंडर किया गया। प्लंडर तो किया ही गया था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी की जो मिलिट्री अचीवमेंट थी ना, उसका एक इंपॉर्टेंट साइड था। क्या था? मंगोल इन्वेजन को रिपेल करना। मंगोल इन्वेजन को रिपेल करना क्यों एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट माना जाता है? देखो, उस पीरियड में जो मंगोल एम्पायर था वो एक्सट्रीमली पावरफुल हुआ करता था और एशिया का बहुत वास्ट टेरिटरी पे वो स्प्रेड हुआ था। तो मंगोल जो थे, मंगोल फोर्स इंडिया की तरफ बहुत तेजी से एडवांस कर रहे थे, मतलब बढ़ रहे थे बहुत तेजी से। अलाउद्दीन खिलजी जो था, उसने सक्सेसफुली सेवरल मंगोल इन्वेजन को रिपेल करने का काम किया। ठीक है, और वो कैंपेन बहुत सक्सेसफुल भी रहा उसका। इसका इंपॉर्टेंस क्या हुआ? देखो, इसका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण इसका जो आउटकम निकला वो ये निकला कि अगर मंगोल फोर्स सक्सेसफुली सल्तनत को डिफीट कर देती ना, देखो, तो इंडिया का पॉलिटिकल हिस्ट्री बहुत अलग हो जाता। तो अलाउद्दीन साइमल्टेनियसली आगे बढ़ती ये चीजें एक्सपेंशन कर रहा था, सल्तनत को एक एक्सटर्नल इन्वेजन से डिफेंड भी कर रहा था। तो साथ साथ ग्रेजुअली बहुत सारी चीजें एक साथ कई सारी चीजें चल रही थी उस टाइम पे। खैर, एक उसके बहुत इंपॉर्टेंट उसके जो खिलजी था उसका एक बहुत ही खास आदमी मलिक काफूर। ठीक है, साउथवर्ड एक्सपेंशन करता है उसका। ठीक है, कौन था वो? उसका जनरल था, कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी का फेमस स्लेव जनरल मलिक काफूर था। और उसने सल्तनत की मिलिट्री रीच को साउथ इंडिया की तरफ क्या करना शुरू किया? एक्सटेंड करना शुरू किया, बढ़ाना शुरू किया। मलिक काफूर का जो कैंपेन था, मलिक काफूर का कैंपेन क्या था? देखो, डिफरेंट सदर्न किंगडम को डिफीट करना, रेड करा, और बहुत लार्ज क्वांटिटीज में उसने वेल्थ को कलेक्ट किए। ठीक है, अपने शहंशाह के लिए वो लेके आता था। ठीक है, तो आपके बुक में भी अटैक, हिंदू सेंटर्स पे कई सारे अटैक्स के बारे में बताया गया होगा। सरायगाम, ठीक है, सरायगाम, सॉरी, क्या बोलते हैं, मदुरई। ठीक है, आपके इसके अलावा वो चिदम्बरम। ठीक है, इसके अलावा आपको पॉसिबली कहा जाता है, पॉसिबली रामेश्वरम भी उसके अंदर में आ जाता है। ठीक है, तो एक और मैं आर से शुरुआत में जो मैंने नाम बोला था थोड़ा मिस कर रहा हूं मैं, सॉरी फॉर दैट। कैंपेन से ऑब्टेन वेल्थ जो था वो करते क्या थे? सल्तनत के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट वेल्थ हुआ करता था जो वहां से आता था, प्लंडर किया हुआ। प्लंडर करते थे वेल्थ, जो हेल्प करता था फाइनेंस को सही करने में, सल्तनत के फाइनेंस को, इनॉर्मस मिलिट्री कैंपेनिंग को बढ़ाने में बहुत मदद करता था ये जो प्लंडर्ड यानी लूटा हुआ जो धन होता था। आर्मी, आगे बढ़ेंगे तो आप समझोगे कि जो आर्मी थी वो क्या है, मेंटेन करना एक्सपेंसिव हुआ करता था। हम सभी जानते हैं कि आर्मी को मेंटेन करना एक्सपेंसिव है। वाई? क्यों है? देखो, आर्मी, अगर तुम इमेजिन करो जरा कि थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स की आर्मी तुम्हें मेंटेन करनी है। ठीक है, तो सिर्फ सोल्जर्स रिक्रूट करना इनफ होता है क्या? नहीं होता है। क्यों? क्योंकि एक रूलर को मैनेज करना होता है हर एक चीज। सोल्जर्स, सैलरीज, फूड, वेपन, हॉर्सेस, उस टाइम पे घोड़े की जरूरत पड़ती थी, हॉर्सेस, एलिफेंट्स, ट्रांसपोर्ट, रोड, कैंप्स, मेडिकल सपोर्ट, सारे अरेंजमेंट करने पड़ते हैं आपको। ठीक है, तो मेजर एक्सपेंसेस जो थे उसमें क्या आते हैं? सोल्जर्स की सैलरी सबसे बड़ी एक्सपेंस हो सकती है उसमें। स्वॉर्ड, तलवार, बॉज, एरोज, बहुत सारी चीजें, इक्विपमेंट जिसको कहते हैं, वेपन जो होते हैं, आर्मर्स की जरूरत होती है आपको, हॉर्सेस, घोड़ों की जरूरत होती है रफ्तार के लिए, स्पीड के लिए, एलिफेंट्स की जरूरत होती है ना। आपको ये एनिमल्स जो होते हैं उनको खिलाओगे भी तो केवल बस ऐसे तो चलेगा नहीं ना, आपको उनको भी फीड कराना पड़ता है। इसके अलावा फूड एंड वाटर की जरूरत पड़ती है आपको, इतने लंबे, इतने बड़े एक बटालियन के लिए पूरे आपके ट्रांसपोर्ट की जरूरत होती है ना आपको। इसके अलावा मिलिट्री कैंप्स की जरूरत होती है जहां वो स्टे कर सकें, आराम कर सकें। रोड्स की जरूरत होती है, रूट्स पता होने चाहिए कहाँ इतने सारे लोगों को लेके आप जा रहे हो।
कम्युनिकेशंस, फोर्टिफिकेशंस, सब चीज की जरूरत पड़ती है। और ये सारी चीजें क्या मांगती है? पैसा मांगती है ना, धन चाहिए इसके लिए, वेल्थ चाहिए। तो इसलिए ये सारी चीजों की रिक्वायरमेंट की वजह से देयरफॉर लार्ज एम्पायर जो होते थे वो लार्ज आर्मी रखते थे। ठीक है, लार्ज एम्पायर के पास लार्ज आर्मी होती थी। इसके अलावा आपको ह्यूज एक्सपेंडिचर की जरूरत पड़ती थी जो वो करते थे। सो मोर रिसोर्सेस की रिक्वायरमेंट होती थी और इसकी वजह से आपको एक्सपेंशन करना पड़ता था। ठीक है, तो इसी कॉन्टेक्स्ट में मिलिट्री कैंपेन से ऑब्टेन जो वेल्थ था उसको क्या किया गया था? सल्तनत के मिलिट्री स्ट्रक्चर को फाइनेंस करने के लिए हेल्प करती थी वो। इसलिए ये चीजें समझनी जरूरी है। ये चीजें क्लियर हो गई। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। अब आता है हमारे जो दिल्ली सल्तनत का बंदा है, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, खिलजी के कुछ डिकेड्स बाद मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली के का जो है वो सुल्तान बनता है। ठीक है, उसे सुल्तान यानी सल्तनत की टेरिटरी को और एक्सपेंड करने का फील हुआ, जरूरत लगी उसे। ठीक है, तो बुक में आपके देखने को मिलेगा कि एक रिमार्केबल सिचुएशंस डेवलप होती है इस टाइम पे। ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द मौर्यन एम्पायर मोस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट वॉज नाउ अंडर अ वन रूल अगेन। सो ये एक्सट्रीमली सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट देखने को आपको मिलेगी। क्या है इसमें खास, क्या है और इसका क्या सिचुएशन समझना क्या है आपको इसमें? देखो, मौर्यन एम्पायर के जो सेंचुरीज के बाद सब कॉन्टिनेंट का एक बहुत लार्ज पार्ट अगेन एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस यानी पॉलिटिकल कंट्रोल में आ गया था तुगलक के टाइम पे। बट देयर वाज अ प्रॉब्लम आल्सो। ओके, सो ये जो डोमिनेंस थी ना, ये प्रूव टू बी शॉर्ट लिव्ड, क्योंकि लंबे समय तक नहीं चलने वाली टाइप की प्रॉब्लम थी। मतलब ये सिचुएशन थी, चेंजेस थी, प्रूव टू बी लॉन्ग, प्रूव टू बी शॉर्ट लिव्ड, इसलिए बोलते हैं इसको। देखो, टेरिटरी कॉन्कर करना पॉसिबल तो था, लेकिन इतना मैसिव एम्पायर को इफेक्टिवली एडमिनिस्टर करना, कंट्रोल करना और एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता था। ठीक है, तो मोहम्मद बिन जो तुगलक था, एम्बिशियस तो था, बट उस एम्बिशियस रूलर था नो डाउट, लेकिन उसका जो बहुत पुअर एग्जीक्यूट करता था चीजों को। ठीक है, उसके जो एक्सक्यूशंस थी ना, प्लानिंग जो थी ना, बहुत पुअर थी। मोहम्मद बिन तुगलक को समझने के लिए आप अपने बुक के लाइन को एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको पढ़ना। लिखा हुआ है आपके बुक में जो कि मोहम्मद बिन तुगलक हैड एम्बिशियस स्कीम बट दे वर ऑफन पुअरली एग्जीक्यूटेड, क्योंकि उसको इंप्लीमेंट करना, उसका वो बहुत इंप्लीमेंटेशन बहुत खराब था, उसका एक्सक्यूशन बहुत खराब था। ठीक है, तो नोटिस करो कि आपकी जो बुक में फुलिश रूलर नहीं कह रही है वो, उसको एक बार ध्यान रखना, फुलिश रूलर नहीं कह रही है, उसके कुछ आइडियाज एक्चुअली इनोवेटिव और बहुत एम्बिशियस थे। ठीक है, काफी भविष्य के थे। प्रॉब्लम ऑफन आइडिया में नहीं थी, बल्कि उसके एग्जीक्यूशन या इंप्लीमेंटेशन में होती थी। तो ये डिस्टिंक्शन एग्जाम में जब तुम आंसर लिखोगे तो बहुत उसके स्पेशली पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है। इस पॉइंट ऑफ व्यू को आप जरूर देखना। ठीक है, कोई डाउट है यहां तक? सो कैपिटल ट्रांसफर्स की बात करते हैं। सो इसी के टाइम पे दिल्ली से दौलताबाद कैपिटल ट्रांसफर होता है। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक का फेमस डिसीजन में से एक था दिल्ली से कैपिटल को दौलताबाद शिफ्ट करना। अब देखो, दौलताबाद का जो अर्लियर नेम था वो था देवगिरी, देवगिरी। ठीक है, और ये प्रेजेंट डे संभाजी नगर के पास में नियर बाई लोकेटेड है। ठीक है, उस समय मतलब संभाजी नगर के नियर बाई लोकेटेड था। तो कैपिटल शिफ्ट करना पॉसिबल रीजन क्या हो सकता था, ऐसा माना जाता है। बुक में भी आपके सजेस्टेड कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, देखोगे तो आपको पता चलेगा। शायद परहैप्स ही थॉट्स इज मोर सेंट्रल लोकेटेड वुड ऑफन बेटर कंट्रोल ऑन द एम्पायर ऑफ द एम्पायर। ठीक है, क्यों? क्योंकि लॉजिकली अगर देखो तो लॉजिक कंप्लीटली इरेशनल नहीं लगता है कि यहां सेंटर होगा तो ज्यादा अच्छे से हम चारों तरफ कंट्रोल कर पाएंगे, दिल्ली शायद ज्यादा नॉर्थ को हो जाता है ना। बट एम्पायर बहुत लार्ज हो चुका था उस टाइम पे, है ना, सल्तनत का। तो दिल्ली नॉर्थ में लोकेटेड है,
जबकि दौलताबाद जो है वो ज्योग्राफिकली अगर आप देखोगे तो मोर सेंट्रली प्लेस्ड देखने को मिलता है, ठीक है। तो पॉसिबल लॉजिक ये था कि सेंट्रल लोकेशन जो है वो बेटर एक्सेस कर सकता है और बेटर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल भी आपको दे सकता है। तो ऐसा माना जाता है कि यही वजह थी। तो क्या हुआ, चेंजेस हुआ, आप देखोगे जब बुक में तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने शिफ्ट करना शुरू भी कर दिया था। लेकिन कुछ प्रॉब्लम हुई। प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम क्या हुई? देखो, डिसीजन का एक्सक्यूशन जो था ना वो बहुत एक्सट्रीमली हार्श था, बहुत ज्यादा हार्श कंडीशन में किया गया था। लगभग जो पीपल थे ना उनको 1000 किलोमीटर से ज्यादा ट्रेवल करने के लिए फोर्स किया गया, ठीक है, इंसिस्ट किया गया। और तुम इमेजिन करो ना, कोई ट्रेन है, नो ट्रेन, देयर वर नो ट्रेन एंड देयर वाज नो बसेस, नो मॉडर्न हाईवेज, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, कैसे कर पाओगे, है ना, ऐसे सिचुएशंस में। तो पीपल को डिफिकल्ट सिचुएशंस कंडीशंस में लोगों को डिस्टेंस माइग्रेशंस करनी पड़ी थी उस टाइम पे। और कुछ कंडीशन में आप देखोगे तो कुछ ईयर्स के बाद प्लान अनसक्सेसफुल हो गया था और मोहम्मद बिन तुगलक ने दौलताबाद से वापस दिल्ली क्या किया, कैपिटल को वापस दिल्ली शिफ्ट कर दिया। तो ये सिचुएशन देखने को मिलती है। तो कुछ सोर्सेज हैं टेक्स्ट बुक के, वो क्लेम करते हैं, क्या क्लेम, बोथ ट्रांसफर कॉस्ट को क्लेम करते हैं, मतलब टेक्स्ट के अकॉर्डिंग सम सोर्सेज क्लेम दैट बोथ ट्रांसफर्स कॉज व्हाट, ग्रेट लॉस ऑफ लाइफ। अब इसकी वजह से क्या हुआ, इधर से उधर उधर से इधर, तो इसकी वजह से क्या हुआ, ग्रेट लॉस ऑफ लाइफ देखने को मिलती है ना, बहुत लोगों की जाने गई थी इन चीजों में और वेल्थ तो गया ही होगा, है ना। सो लेसन क्या मिलता है देखने को कि ऑब्जेक्टिव आपके भले ही गुड हो, यू हैव अ गुड ऑब्जेक्टिव, ठीक है, बट पुअर प्लानिंग एक्सक्यूशन अगर होता है तो डिजास्ट्रस आउटकम देखने को मिलती है। तो थोड़ा सा आपको ये चीजें समझनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा ये शुरू होता है, दैट इज कॉल्ड टोकन करेंसी एक्सपेरिमेंट। इस टाइम पे मोहम्मद बिन तुगलक ने एक और काम किया, ठीक है। उसका सेकंड फेमस एक्सपेरिमेंट जो था वो था टोकन करेंसी का, ठीक है, उसका भी वो एक्सपेरिमेंट था। उसने ना चीप कॉपर कॉइन को क्या किया, इंट्रोड्यूस किया। सस्ते जो कॉपर के कॉइन होते हैं ना उसको इंट्रोड्यूस किया और डिक्लेयर किया क्योंकि उसकी जो वैल्यू थी वो सिल्वर गोल्ड के कॉइन के जो इक्विवेलेंट मानी जाती थी, ठीक है। तो इस तरह की सिचुएशंस उसने समझी। कंसेप्ट जरा समझो, सपोज एक्चुअल प्रीसियस मेटल जो है उसकी वैल्यू लो है, ठीक है, बट गवर्नमेंट कहती है कि दिस कॉइन ऑफिशियली हैज अ हायर मॉनेटरी वैल्यू, ठीक है। तो इस सिचुएशन में ये ब्रॉडली टोकन मनी का आइडिया है जो वो इंटरेस्टिंग तो था ही, है ना। तो इसमें इंटरेस्टिंग क्या देखने को मिलता है, देखो कि दिस वाज अ प्रोग्रेसिव आइडिया, अगेन दिस वाज अ प्रोग्रेसिव आइडिया, ठीक है। और फर्दर पॉइंट पे आपको ये भी देखने को मिलेगा कि मोस्ट ऑफ द करेंसी जो है वो टुडे आज के टाइम में मोस्ट ऑफ द करेंसी जो है वो एक्चुअली टोकन करेंसी ही होती है, आप देख सकते हो अभी भी, है ना। मोस्ट ऑफ आवर करेंसी जो है इज एक्चुअली अ टोकन करेंसी, ठीक है। तो ये देखने को मिलता है। सो तुगलक की ये दो पॉइंट्स आपको ध्यान से समझनी है, अक्सर इससे क्वेश्चंस देखने को हमें मिलते हैं। सो मॉडर्न 500 के नोट की अगर आप तुम देखो बात करोगे, मॉडर्न 500 के नोट के पेपर जो है उसकी जो वैल्यू है वो 500 नहीं होती है, एक्चुअली में सच्चाई यही है। उसकी मॉनेटरी वैल्यू गवर्नमेंटल जो एक्सेप्टेंस होते हैं और मॉनेटरी सिस्टम जो डिसाइड करती है उससे वो आती है ना। तो तुगलक की बेसिक कॉन्सेप्ट अपने आप में बहुत ज्यादा एब्जर्व नहीं थी, कह सकते हो आप, है ना। तो ये चीजें देखने को मिलती है। अच्छा, तो क्या हुआ, टोकन करेंसी फेल हो गया, कैसा रहा इसका? देखो, टोकन करेंसी की बात करते हैं तो वो फेल हो गई। क्यों हुई फेल? क्योंकि यहाँ मेन प्रॉब्लम क्या थी कि जो काउंटर फिटिंग जो थी ना, मतलब कह सकते हो आप फेक नोट, फेक करेंसी, काउंटर फिटिंग कहते हैं इसको। काउंटर फिटिंग की प्रॉब्लम सबसे बड़ी इश्यू थी वहां पे। कॉपर आल्ट जो रिलेटिवली कॉपर इजीली अवेलेबल था, हर किसी के पास कॉपर अवेलेबल था, है ना, बहुत इजीली। तो फेक काउंटरफिट कॉपर कॉइन बनाना स्टार्ट कर दिया गया लोगों के द्वारा। अब जरा इमेजिन करो कि गवर्नमेंट है, ठीक है,
कॉपर कॉइन उसने रिलीज किया है। कॉपर कॉइन का वैल्यू आपने उस गवर्नमेंट ने हाई ऑफिशियल वैल्यू कर दिया कि हाँ ये इतनी वैल्यू का है, 500 1000 जो भी है, ठीक है। और काउंटर फिटिंग जो हो रही है, तो काउंटर फिटर्स जो है यानी जो बनाने वाले हैं, जाली नोट बनाने वाले हैं, वो क्या करते हैं कि वो कहते हैं हम भी बना लेते हैं भाई ये तो, है ना। तो रिजल्ट क्या होगा, फेक कॉइन बहुत मार्केट में हाई हो जाएगा और इसकी वजह से लोगों की जो ट्रस्ट है कि सही है या असली है या नकली है, तो ये प्रॉब्लम। तो फेक कॉइन्स हाई, ट्रस्ट लो, ट्रेड लोगों में कंफ्यूजन आ जाएगा ट्रेड में, और मॉनेटरी सिस्टम क्या होगी, डिस्टर्ब हो जाएगी और इकोनॉमी पूरी की पूरी सफर करने लगेगी। तो यही सिचुएशंस वहां पे भी पैदा हो गई थी। सो दिस क्रिएटेड व्हाट, दिस क्रिएटेड कंफ्यूजन इन द ट्रेड एंड encourage पीपल टू counterfeit what, कॉपर कॉइन। इज दैट क्लियर? ठीक है। सो इवेंचुअली इकोनॉमी जो थी वो डिक्लाइन में भी कंट्रीब्यूशन देखने को मिलती है, डिक्लाइन हो रहा था उस टाइम पे, ठीक है। तो अगर हम इसके बारे में समझें अगेन, तो इनोवेटिव आइडिया तो थी बट वीक कंट्रोल मैकेनिज्म देखने को मिलता है और इसकी वजह से क्या मिलता है, फेलियर्स, ठीक है। तो सिचुएशंस को एनालाइज करोगे तो आपको कंक्लूजन यही देखने को मिलेगा, इनोवेटिव आइडिया, वीक कंट्रोल मैकेनिज्म, फेलियर हो जाता है इसकी वजह से। सो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में आपको समझना है सुल्तान और कोर्ट एलीट जो थे उनकी लाइफ स्टाइल किस तरह से थी उस टाइम पे। देखो दिल्ली सल्तनत जो था और जो कोर्ट के एलीट्स थे, जनरली वो लग्जीरियस लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा एंजॉय करते थे, लग्जीरियस लाइफस्टाइल एंजॉय करते थे। तो आपके बुक में आपको देखोगे तो बहुत लग्जीरियस पैलेसेस होते थे उनके, ठीक है। इलेबोरेटेड जो क्लोथिंग होती थी उनकी वो भी आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा आपको ज्वेल्स ऑर्नामेंट, गहने पूरे, ज्वेलरीज, है ना, बहुत अच्छा खाना, फाइन फूड आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो क्वेश्चंस एक अराइज किया जाता है यहाँ पे कि इतना वेल्थ आता कहां से था, है ना। तो देखो टेक्स्ट बुक में आपके 3 जो इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं वो हाईलाइट करते, इसमें बुक आपकी हाईलाइट करती है। फर्स्ट दैट इज कॉल्ड मिलिट्री प्लंडर, जो मिलिट्री कैंपेनिंग में प्लंडर लूट किया जाता था वहां से, ठीक है। कॉन्कर्ड टेरिटरीज थी और कैंपेन्स हुआ करते थे, वहां से जो ऑब्टेन वेल्थ था उससे ये सारी चीजें होती थी। दूसरा टैक्सेस, जो कर टैक्स लगाए जाते थे लोगों के ऊपर, कॉमन पीपल जो थे और कॉन्कर्ड रीजन पर टैक्सेस इंपोज किए जाते थे, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता था, बहुत पैसा आता था। और तीसरा एक और सोर्स था इनकम का, स्लेव ट्रेड, गुलामों को बेचना, इंसानों को बेचना, गुलामों को, और खरीदना। इंस्लेव्ड पीपल जो होते थे ना, इंस्लेव्ड पीपल जो होते थे ना, फ्री लेबर प्रोवाइड करते थे वो, और कुछ को बहुत डिस्टेंट ट्रेवल किया करवाया जाता था, डिस्टेंट सेंट्रल एशिया में सेल कर दिया जाता था, है ना, बेच दिया जाता था। तो उनसे भी बहुत पैसे आते थे और इन सारी चीजों को मिला करके क्या होता था, ये सिस्टम पैसे का खेल चलता था। तो क्लियर है ये सारी चीजें, ओके। प्लंडर्ड, आगे बढ़ेंगे। प्लंडर्ड देखो जो इकोनॉमी थी, प्लंडर का इकोनॉमी पर नेगेटिव इफेक्ट देखने को हमें मिलता है। देखो मिलिट्री प्लंडर्ड रूलर्स जो थे उनको शॉर्ट टर्म वेल्थ दे सकता था, यानी लूट करके, बट इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से इसका बहुत नेगेटिव इफेक्ट देखने को भी आपको मिलेगा। नेगेटिव इफेक्ट देखने को क्यों मिलता है, देखो आपकी जो बुक है उसमें प्लंडर्ड इन टर्न अफेक्टेड ट्रेड नेटवर्क्स एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। प्लंडर करोगे तो ये सारी चीजें जो फेस करनी ही पड़ेंगी आपको। कैसे फेस करनी पड़ेंगी, देखो वॉर्स या रेड, है ना, जब ये करते हैं ना तो सिचुएशंस कैसी हो जाती हैं, एक टाइम पे आप अभी कर रहे हो, आपको बहुत मिल रहा है, लेकिन एक टाइम पे आपको उससे सिचुएशन से प्रॉब्लम देखने को मिलती है। विलेज डिस्टर्ब हो जाते हैं, आपकी फार्मिंग अफेक्टेड हो जाती है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शंस बहुत ज्यादा डाउन हो जाते हैं। इसकी वजह से सिटीज पे भी अटैक हो रहा है, मर्चेंट्स बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो रहे हैं और मार्केट इसकी वजह से पूरा डिस्टर्ब्ड और अफेक्टेड हो रहा है। तो रोड्स अनसेफ, सड़कें अनसेफ है, मूवमेंट्स ऑफ गुड्स खराब हो रही हैं, पूरा सब कुछ डिस्टर्ब है। सो शॉर्ट टर्म अगर देखें तो वेल्थ जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए तो फॉर स्टेट सही है, लेकिन लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी जो है ये खराब है। ये एक एक्सेलेंट कॉम्पिटेंसी बेस्ड एनालिटिकल पॉइंट
देखने को हमें मिलता है, और इसमें आपको जरूर इस पॉइंट को समझना है, कंसेप्ट को। ये बहुत अच्छे लेवल पे आप इसको समझ सकते हो, क्योंकि इससे क्वेश्चंस बहुत अच्छे लेवल पे पूछे जाते हैं ना। अच्छा, कुछ रिलीजियस सेंटर्स पे भी अटैक हुए थे। नेक्स्ट पॉइंट पे इस पे देखो, ये नेक्स्ट पॉइंट पे इसको समझना है कि सल्तनत था उस पीरियड में, सल्तनत पीरियड में दिल्ली के सेवरल, जैसे बुद्धिस्ट, जैसे जैन, जैसे हिंदू, है ना, इन सब जो सेंटर्स थे, टेम्पल्स और सेक्रेड जो इमेजेस होते हैं, उन पर क्या किया गया, रैपिडली अटैक्स कंडक्ट किए गए, ठीक है, और बहुत सारी डिस्ट्रक्शंस एंड डिमोलिशंस भी किए गए उस टाइम पे। तो हमें ये भी देखने को मिलता है। तो आपकी जो टेक्स्ट बुक है ना, देखो उस टेक्स्ट बुक में, एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में ये एक्सप्लेन किया गया है कि अटैक्स जो थे उसके पीछे सिर्फ वेल्थ नहीं था, बल्कि प्लंडर एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन, वेल्थ ही नहीं था। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ वेल्थ ही इसकी वजह से कर रहे हैं, कुछ और भी अनदर फैक्ट्स भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। एक चीज है जिसको कहते हैं आइकोनोक्लाज्म, ठीक है, एक टर्म है आपके बुक में। सो व्हाट डू यू मीन बाय दिस? Actually, the rejections of destructions of icon or religious images considered जो आपकी मूर्ति के लिए बेसिकली यूज किया गया है। मतलब इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करें आइकोनोक्लाज्म को, तो देखो आइकोनोक्लाज्म का मतलब क्या होता है, रिलीजियस इमेजेस या फिर आइकन्स या फिर इससे जुड़ी हुई कोई भी चीज को रिजेक्ट या डिस्ट्रॉय करना, पर्टिकुलरली जब अटैक उन्हें बहुत ज्यादा, अटैकर्स जो है उन्हें बहुत ज्यादा क्या मानते हैं, मतलब गलत मानते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो इसमें ये चीजें आपको समझनी चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। इकोनॉमिक मोटिव क्या थी इस चीज की? देखो इकोनॉमिक मोटिव में आपको देखने को मिलेगा कि प्लंडर और वेल्थ इसका मेन इकोनॉमिक मोटिव होता है, लेकिन जब रिलीजियस मोटिव देखोगे तो आपको आइकोनोक्लाज्म देखने को मिलता है, ठीक है, क्योंकि आपकी इंटेंशन वैसी है, इसलिए आप शायद पर्टिकुलर एक चीज को डिस्ट्रॉय कर रहे हो। तो ये डिस्टिंग्विश करना इंपॉर्टेंट है कि क्या वेल्थ के पर्सपेक्टिव से है, कौन सा आइकोनोक्लाज्म के पर्सपेक्टिव से है। तो आई होप ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। ये कॉम्बाइंड वीडियो है पार्ट 3, इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट 4 पे आएंगे, ठीक है।